आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के, जिनकी पहली ही फिल्म ने यह संदेश दे दिया था कि समाज के लिए बहुत जरूरी है अंकुश। पूरे आत्मविश्वास और लंबे संघर्ष के बाद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर एन चंद्रा ने फिल्म अंकुश से शुरू किया अपना सफर और बढ़ाया दर्शकों की तरफ दोस्ती का हाथ। कैसे न करते दर्शक एन चंद्रा से दोस्ती, वो तो इंतजार ही कर रहे थे। तेजाबी निर्देशक एन चंद्रा की यादों के उजाले विविध भारती की तरंगों पर सिर्फ आपके लिए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुने इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत की यादें, हम उनको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां वो बरसों पहले बहुत कुछ किया करते थे और कुछ ऐसा उन्होंने किया कि हर किसी की यादों में वो बस गए। हमारी यादों में भी बसे हुए हैं, लेकिन हम उनको उन्हीं की यादों में ले जाकर उनसे कुछ बातें करेंगे, उनकी यादों को कुरेदेंगे और कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे, ताकि आपको भी मजा आए। और कुछ पुरानी फिल्में ऐसी जो आज भी हम बार बार देखना चाहते हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें हम उनसे जान सकें जो कि हम जानते नहीं हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एक तेजाबी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, जिसने समाज पर अंकुश लगाने के लिए न जाने कितनी बार प्रतिघात किया, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि एक दिन वो इन फिल्मों के जरिए युगांधर साबित होकर रहेगा। जी, मैं बात कर रहा हूं एन चंद्रा साहब की। नमस्ते चंद्रा जी। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते सर। अब सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप साउथ इंडियन हैं या महाराष्ट्र के हैं या आप उत्तर प्रदेश के हैं। कुछ समझ में नहीं आता आपके नाम से, क्योंकि आपका नाम है एन चंद्रा जी। इससे तो ऐसा लगता है कि साउथ के लोग जिस तरह से नाम लिखते हैं, तो थोड़ा सा इस राज में से पर्दा उठाइए, फिर बहुत से राज आप खोलने वाले हैं जी। दरअसल मेरा नाम जो है वो है शेखर दीनानाथ नार्वेकर, और बाद में किसी वजह से मैंने वो नाम एन चंद्रा कर दिया। वो हम लोग आगे बात करेंगे, उसमें वो कहीं ना कहीं मैं कहानी भी बता दूंगा जी। और मैं पैदा हुआ बम्बई में, हार्डकोर वर्ली नाका जैसे बिल्कुल गिरण गांव जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा मिल्स थी जी जी, और बहुत ज्यादा झोपड़पट्टी थी। उसमें म्यूनिसिपैलिटी में मेरी माँ जो है वो क्लर्क थी, तो वहाँ पर क्वार्टर्स मिले हुए थे म्यूनिसिपैलिटी के। तो मैं वहीं पर पैदा हुआ और वहीं पर बड़ा हुआ, और तकरीबन मतलब अंकुश बनाने के बाद भी मैं 1 आध साल वहां पर रह रहा था। चलिए, अंकुश तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी अंकुश तक पहुंचने के लिए बीच में वो एक बड़ी लंबी सी वो समस्या भी है जिस पर आपने अंकुश बनाई थी, और उससे पहले की वो तैयारी है जिसको पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहते हैं। तो ये सब कहाँ हुआ? वर्ली में ही? हाँ, मतलब स्कूल मेरा वर्ली में हुआ। स्कूल बाद में मैं जो 5th स्टैंडर्ड से गया, वो दादर में एक पोर्चुगीज चर्च करके जगह है, वहाँ पे इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल था जिसको पिंटो विला बोलते थे जी। तो वहाँ से 5वीं से लेके 11वीं तक मैंने वहाँ पर कंप्लीट किया, और बाद में मैं 1 साल तक कॉलेज गया, रूपारेल कॉलेज में, क्योंकि मुझे जो है इसमें अपना साइंस में अच्छे मार्क मिले थे जी। तो उस वक्त हर माँ बाप सोचते थे ना कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो इसलिए उन्होंने मुझे साइंस में डाल दिया। लेकिन साइंस में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मैं ज्यादातर थिएटर में होता था मॉर्निंग शो देखने के लिए, देन इन लैब जहाँ पर वो ब्यूरेट और प्यूपेट्स होते हैं जी जी।
तो जाहिर है कि उस वक्त मुझे उन्होंने कॉलेज आते आते मेरी अटेंडेंस तो इतनी कम थी कि कॉलेज ने बोला कि आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने तो 30-40% भी अटेंडेंस नहीं है। और हुआ ये कि अभी मेरा कॉलेज भी छूट गया था क्योंकि मेरे को एग्जाम देने का अलाउड नहीं था, फॉर्म भरने को दिया नहीं। तो मैं रोज सुबह बाहर जाता था बर्लिन एपल चौक पे, वहाँ सारे लोग लड़के खड़े रहते थे बेरोजगार, उनके साथ मैं भी खड़ा होने लग गया। और वहां पर जो मैंने देखा, मैंने जो भोगा, मैंने कैरेक्टर्स देखे जो बाद में मेरी फिल्मों में रिफ्लेक्ट होने लग गए, वो कहीं आपकी यादों में बस गए। जी बिल्कुल यादों में बस गए कि मेरी मेरी पूरी पर्सनैलिटी में वो अंदर चले गए। जी जी। जो बाद में मेरी फिल्मों से, मेरी पहली फिल्म से लेके बाद में वो कहीं ना कहीं झलकते रहे। लेकिन अभी हम उन सारी झलकियों पे आएंगे, उन सारी झलकियों को के ऊपर से पर्दा अलग करेंगे। जी जी। लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे तय किया कि मुझे फिल्मों में जाना है? क्यों आपने चलिए ये एक बात समझ में आती कि भाई बेरोजगारी थी तो कोई ना कोई काम तो करना था, लेकिन फिल्में ही क्यों, कोई और काम क्यों नहीं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जैसे मैं वहाँ खड़ा होने लग गया तो मेरे पिताजी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी फिल्म लैब जो थी वो थी फिल्म सेंटर जी, वो ताड़देव में थी। तो मेरे पिताजी वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। अच्छा अच्छा। तो वो इतनी नजदीक थी कि दोपहर को खाना खाने घर पे आते थे। तो मुझे अचानक वो हमेशा आते थे घर पे, तो मुझे नाके पे खड़ा रहे, लड़कों के साथ देखते थे जी। तो कई दिनों तक मुझे देखा कि ये लड़का मेरा यहाँ पर ये झुंड में खड़ा रहता है। तो उन्होंने मेरी माँ से पूछ लिया कि कॉलेज नहीं जाता क्या आजकल? मैं हमेशा देखता हूँ पिछले कुछ दिनों से ये तो यहाँ पर हैंग आउट करता है वो गुंडों लड़कों के साथ, बदमाश लड़कों के साथ। तो माँ ने फिर उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, इसकी अटेंडेंस ही पूरी नहीं थी, ये कॉलेज जाता ही नहीं था, फिल्में देखता था और उसके लिए इसको फॉर्म नहीं मिला है, वो एग्जाम में बैठ नहीं सकता। तो बोले चलो कोई बात नहीं। वो निकले खाना खा के और मुझे बोले कि जाओ चप्पल पहन के आओ। तो मैं आ गया ठीक ठाक कपड़े करके, मुझे सीधा पकड़े और फिल्म सेंटर लेके गए। वो वहाँ के यूनियन लीडर थे, एडिटिंग एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर थे, तो उनकी बहुत इज्जत थी। और जैसे ही फिल्म सेंटर में अंदर घुसे तो सबसे पहला आदमी उनको जो दिखा ना, उनकी इतनी उनका वजन था, उसने बोला अरे, तो मंगेशकर करके बाद में बहुत बड़े एडिटर बने, बहुत बड़े एडिटरों के असिस्टेंट होते थे। अरे मंगेशकर सुन, ये मेरा लड़का है, इसको लेके जा और इसको सिखाओ। और मैं वहां से मेरी जर्नी एडिटिंग डिपार्टमेंट में शुरू हो गई। अच्छा, आप पेरोल पे आ गए? नहीं, पेरोल पे नहीं, मैं अप्रेंटिस। क्योंकि उस वक्त क्या था, एडिटिंग एसोसिएशन में आपको कार्ड तभी मिलता था जब आप 6 महीने की अप्रेंटिसशिप करके फिर उसकी एग्जाम देके कि आपको अभी असिस्टेंट बनने जितना काम आता है तब जाकर के आपको अलाउ करते थे काम करने के लिए। तो पहले ही मंगेशकर जी जो है मुझे लेके गए, तो सबसे बड़े उस वक्त के एडिटर प्राण मेहरा, वो उनके असिस्टेंट थे। तो बोले कि यहाँ पर तुम बैठो और काम करो, और मैं प्राण साहब के यहाँ साथ में अप्रेंटिस का काम करने लग गया। फिर 6 महीने में आपने एग्जाम दिया? 6 महीने के बाद मैंने एग्जाम दिया और पास हो गया। क्योंकि वो जॉइंट मारना होता है, सिंक करना होता है, मूवी वाला पे रील लगाना होता है। उस समय तो वो फिल्म काटी जाती थी, अक्सर फिल्म होती थी, स्टेनबैक पे और इस पे काटे थे। वो तो स्टेनबैक का भी जमाना था, उसके पहले का मूवी वाला करके का था जिसमें ऐसी फिल्म लगती थी। तो वो सारी चीजें थी, तो मैंने पास कर दिया। और उसके बाद जब मैं कार्ड मिला तो उस वक्त के सबसे उभरते और बाद में जो सबसे बड़े एडिटर बने जोड़ी, वामन भोसले एंड गुरुदत्त, उनके साथ मैं लग गया। अच्छा, असिस्टेंट एडिटर करके उनके साथ मैंने काफी फिल्म। बताएंगे उस जमाने में कितने पैसे मिलते थे? उस वक्त देखिए, मैं जब अच्छा खासा असिस्टेंट बन गया था तो ऐसा सैलरी तो थी नहीं, हर एक फिल्म के लिए उनके 5-6 असिस्टेंट्स है और उनके पास कम से कम 20-20, 30-30 फिल्में रहती थी। तो 3 फिल्मों में एक लड़के का नाम देते थे, 3 फिल्मों में एक लड़के, लेकिन काम हम सब फिल्मों का करते थे और प्यार से वी यूज्ड टू एंजॉय द वर्क। तो लेकिन उस वक्त फिर इसके अलावा नेगेटिव कटिंग नाम की चीज होती थी, जो फाइनल हो जाता है तो उसकी नेगेटिव कटिंग, तो एक नेगेटिव कटिंग का एक रील का उस वक्त 300 रुपया मिलता था। हाँ, यानी वो सबसे डिफिकल्ट काम होता था, बहुत डिफिकल्ट। वो मतलब एकदम एक्सपर्ट लोग ही वो कर सकते थे। और जैसे डबिंग मैच करना होता है तो उसके 300 रुपये मिलते थे, वो अलग होते थे। मतलब यहाँ जो असिस्टेंट करके काम करने, तो वो रात को हम लोग जब वामन साहब घर चले जाते तो हम रात को जाके किसी एडिटर के यहाँ, उसने बुलाया रे यार नेगेटिव कटिंग करने आ जाओ, तो वहां जाकर के रात भर एक नेगेटिव रील काट दी, 300 रुपये मिल गए। कभी जाके डबिंग मैच कर ली, उसके 300। तो ऐसे कुल मिला के नहीं बोलो तो मैंने जब फुल फ्लेज असिस्टेंट ही छोड़ी थी वहां से, तो तकरीबन मैं 2000 रुपये कमाता था उस वक्त।
उस जमाने में 2000 बहुत बड़ी रकम। हाँ, ये सब कोई एक नेगेटिव काट ली, डबिंग करवा लिया, बाकी उनके साथ असिस्टेंट ही करते थे। अच्छा, मजा आ रहा था उस समय? बहुत, मतलब जो बेरोजगारी मैंने वो 1 साल देखी थी ना, हाँ। तो उससे इतना डर बैठ गया था मुझे कि मुझे मालूम था कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करके अपना मार्क बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वापस मेरी वापसी जो है नुक्कड़ पे हो जाएगी। अच्छा चंद्रा जी, उस जमाने में जब ये इतनी फिल्में आपने की, असिस्टेंट का जो जमाना था आपका, वो दौर था, उस दौर की कुछ फिल्में याद है आपको, कोई जो आपने उस समय किसी की नेगेटिव काटी हो या किसी की डबिंग मैच की हो? कोई ऐसी फिल्में जो हिट भी रही हो, जो कुछ फिल्में याद है आपको? बहुत सारी फिल्में, मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने पहले शुरुआत किया प्राण मेहरा के साथ, प्राण मेहरा साहब के साथ, तो उस वक्त जहां प्यार मिले का फाइनल चल रहा था। शशि कपूर वाली लेखराज टंडन डायरेक्टर थे। हाँ। वाह, वो पहली फिल्म थी जिसमें मैंने एज अप्रेंटिस काम करना शुरू किया। अरे वाह, ये तो सुपर हिट फिल्में थी। अरे हाँ, और गाना चले जा जहाँ प्यार मिले, ये तो एक सेइंग जैसा बन गया आजकल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सेइंग जैसा बन गया। वो फिल्म थी, फाइनल पे थी। और वह ये कि जो बोलते ना कि अगर आपकी डेस्टिनी जो है आपको करेक्ट जगह पे लेके जाती है जी, तो प्राण साहब बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो ईगल फिल्म्स की भी एडिट करते थे फिल्में, फिर B.R. चोपड़ा साहब की फिल्में वो एडिट करते थे, मेन एडिटर थे उनके परमानेंट। ईगल फिल्म्स ये इनकी थी ना, अपने मेहरा साहब, FC मेहरा, वो भी उनके एडिटर थे। मिनर्वा थिएटर उन्हीं का था। मिनर्वा थिएटर उन्हीं का है। तो वहां पर FC मेहरा साहब ने, बहुत कम लोग थे, चंद 2-3-4 होंगे जिन्होंने स्टीनबैग मंगवाया था बाहर से, जर्मनी से जी। तो उनका एक एडिटिंग रूम था खुद का, और वहां पर स्टीनबैग रखा हुआ था। तो प्राण साहब दूसरी भी फिल्मों का काम उसी स्टीनबैग का करते थे, क्योंकि वो उनके एडिटर थे, और उसका रेंट वगैरह जो देना था वो देते थे। तो और स्टीनबैग ज्यादा एडवांस था और इजी था, थोड़ा इजी था, बिल्कुल। हाँ, रिस्क कम था उसमें। नहीं। हाँ, तो फिर तो जैसे ही वो उसका फाइनल रील्स करने थे उनको, क्योंकि एक बार एडिटर ने एकदम फाइनल कर दिया पॉजिटिव कि अभी इससे एक भी फ्रेम नहीं कटने वाली, तब जाके नेगेटिव कटिंग के लिए चली जाती थी। और एक बार नेगेटिव कट हो गई, फिर वो चेंज होना बहुत मुश्किल था। जी। वो अकेले बैठते थे, क्योंकि वो रील तो एडिटेड थी, लेकिन वो एक फ्रेम काटना, कहीं पॉज लंबा तो नहीं हो गया, कहीं थोड़ी फास्ट कटिंग तो नहीं हो गई। तो मंगेशकर जी उनके खास ये थे, असिस्टेंट थे। तो 10 जगह पे उनके 10 लेबोरेटरी में 10 फिल्मों के काम चलते थे। तो यहाँ तो सिर्फ रील लगाना था, और प्राण साहब उसको मार्किंग करेंगे, बाद में ये आकर के मंगेशकर जी आके उसको काट देंगे। तो प्राण साहब ने बोले, एक काम करो, लड़के को बोलो यहीं रहे, तुम चले जाओ काम करने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हाँ। तो अब इतने बड़े एडिटिंग रूम में सिर्फ प्राण साहब और उनके पीछे मैं जी। तो अब इतना डर के मारे मैं ऐसे देखता था उनके एडिटिंग को, क्योंकि मुझे लगता था कहीं इधर उधर नजर गई तो उनको पता चलेगा तो निकाल देंगे, बोलेंगे लड़का तो ध्यान ही नहीं देता। तो मुझे अभी तक याद है, उसमें एक सीन है जहाँ पे शशि कपूर के फादर जो है, वो शशि कपूर अमीर का लड़का है, और उसे पता चलता है कि झोपड़पट्टी में, बस्ती में रहने वाली लड़की से उसे प्यार हो गया। तो पैसे का बैग लेके उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बोल तुमको क्या चाहिए, तुम ये पैसे के लिए मेरे बेटे को फंसा रही हो, तो ये बताओ, ये लो, ये कितने चाहिए पैसे तुम्हें। तो ना वो बिल्कुल ऐसी वो करके हंसती है और अपना डायलॉग बोलती है कि आप भी आ गए ना वही इस पे, अपनी अमीरी पे। लेकिन उसके पहले वो जिस तरह से हंसती है ना, तुच्छता से, तो प्राण साहब ने वो तुच्छता वाला पोर्शन काट दिया और आगे से मार्क दिया। फिर मुझे पूछते हैं टर्न करके, काटू क्या? तो मैंने कहा नहीं साहब। अच्छा, मैं उस वक्त मराठी माहौल से आया हुआ, मराठी स्कूल में पढ़ा हुआ, मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती थी। तो मैंने कहा मैं सर नहीं, क्या है वो ना, वो छद्मता पूर्वक बोल रही है, ऐसा मेरा वर्ड, मुझे समझ नहीं आया कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसलिए वो रखना चाहिए। अच्छा, उन्होंने पीछे लिया और मार्क पहुंच दिया। तो एक कहीं ना कहीं आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला। ये उनका बड़प्पन था कि एक अप्रेंटिस जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले आया है, उसकी राय लेना, उसको कंफर्टेबल करना, तो ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा। मैंने कहा ना कि जब आपको डेस्टिनी जब देने लगती है ना, तो वो पूरी तरह से देने लगती है, लेकिन सिर्फ आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। सही कहा, लेकिन ये भी बात है ना कि जब तक प्रतिभा ना हो तब तक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात थी, वो तो अंदर थी, बस वो बाहर निकलनी बाकी थी, और बाहर निकलने के लिए रास्ता बनना शुरू हो गया था। तो फिर इसके बाद फिर आप
इंडिपेंडेंट एडिटर नहीं, कब इसके बने? बाद फिर तो और लंबी कहानी चली, अगर तो सुनाइए ना। पता नहीं वक्त है कि नहीं है। अरे बहुत वक्त है, अच्छा। बहुत वक्त है, आप हाँ, बताइए ये हमारे। अगला एक माइलस्टोन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो आपकी जिंदगी को टर्न करके जाते हैं ना, जी, 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 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल, इसलिए। बिल्कुल। तो वो तो फाइनल पे थी, तो फाइनल हो गया, 4-6 दिन में उन्होंने सब साफ कर दिया। और उनकी नई फिल्म शुरू होने वाली थी। वो एडिटर थे जिसके, हाँ हाँ वो एडिटर थे सुनील दत्त साहब की रेशम और शेरा। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी फिल्म। हाँ, वो फिल्म के पहला शूटिंग होके पहला लॉट आया था, जी जी जी। और मंगेशकर जी ने आके उसको सिंग बिंग कर दिया था। उन्होंने आके बोला था, तो ये पहली बार हो रहा था कि दत्त साहब ने ना एडिटिंग रूम जो है अपने बंगले पे ही बनवाया था। अच्छा, जनरली ऐसा नहीं होता था, उस वक्त सब लैब में ही एडिटिंग रूम्स होते थे, और भाड़े पे लेते थे जब चाहिए होता था। भाई मुझे परसों के लिए 4 घंटे के लिए चाहिए, तो एडिटर आके बुक करता था। जी, जी। लेकिन ये थे, इन्होंने अपने बंगले पे जो है एक प्रीव्यू थिएटर भी बनाया था अंडरग्राउंड, जी हाँ, और एडिटिंग रूम भी था। उनके बागीचे के नीचे था, बागीचे नहीं, अजंता नीचे के। था, बिल्कुल बिल्कुल अजंता। तो और ऊपर एडिटिंग रूम था। तो मुझे मंगेशकर जी ने बोला कि वो प्राण साहब ने बोला है कि वो लड़के को भेज दो, तो तुम कल से बंगले पे जाओ, और पाली प्राण हिल साहब पे। आएंगे पाली हिल पे, और उनको वो लगा के रील देना है, और मार्क बार्क करेंगे, और फिर बाद में मैं आकर के उसको कटिंग वटिंग कर लूंगा। मतलब दत्त साहब उसकी मार्किंग करेंगे। प्राण साहब एडिटर थे ना, तो दत्त साहब आएंगे देखने के लिए। प्राण साहब खुद अकेले, वो उनको डायरेक्टर वगैरह लगता नहीं था, वो खुद करते थे मार्किंग, और बाद में एडिट करने के बाद डायरेक्टर को बुलाते थे कि भाई देख लो तुम। तो फिर वही वहां रूम, वही अपने प्राण साहब और मैं। जी जी लेकिन यहाँ पर एक चीज और घटी। जी। स्टीनबैक की तरह का ही ना एक इटालियन मॉडल था, प्रीवोस्ट उसको बोलते थे। जी हाँ, लेकिन वो इटालियन मॉडल उतना वो नहीं सोफिस्टिकेटेड नहीं था जितना कि ये था स्टीनबैक। तो उसके ना ये राइट साइड में एक गियर सा था, जैसे आप मालूम है पहले ट्रक शुरू करने के लिए आगे जाके क्लीनर एक ऐसा हैंडल मारता था, जी जी, उस तरह का था। तो वो हैंडल को आप लेफ्ट में करो और बटन दबाओ तो फिल्म पीछे चली जाएगी, सेंटर में रखो तो रुक जाएगी, और राइट मारो तो आगे चलने लगेगी। जी जी। तो प्राण साहब ने अपना पहला रील मैंने लगाया, वो हैंडल मारे पीछे ले, लेकिन इतना बड़ा एडिटर, शाम तक उनकी हाथ दर्द करने लग गया। जबकि स्टीनबैक में बहुत इजी था, ये स्टीनबैक में सिर्फ बटन पे था, वो अपने आप धीरे वो धीरे एकदम चलती छोटे-छोटे थी, बटन और थे। सामने स्क्रीन पे प्रीव्यू भी दिखता था। हाँ, बटन था, और इसमें भी प्रीव्यू भी बाकी सब वैसे ही था। जी, लेकिन वो बटन की जगह पे यहाँ पर ये था। हैंडल था। तो प्राण साहब ने दूसरे दिन बोला दत्त साहब को कि भैया ये मेरे से नहीं होगा, ये वाला हेडेक वाला काम है वगैरह ऐसा वैसा, और किसी से बात हुई, और फिर 4 दिन होंगे मुझे लगता है, इतना एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ दिनों में उन्होंने क्या बोला मेरे को, मैंने लगाया, वो आए बैठे, मुझे बोले कुर्सी लो और हैंडल को मारो। अरे भगवान, अब बताओ, इतना बड़ा दिग्गज आदमी, उसके बगल में मैं बैठा हूँ, हैंडल मेरे हाथ में, और वो बोले पीछे लो, तो मैं पीछे धड़म करके फिर पीछे जाता था, आगे लो, आगे जाता, उस तरफ लेता था। तो अच्छा, ऊपर से क्या है, फिर मेरा कंसंट्रेशन और बढ़ गया जी। क्योंकि कर क्या रहे हैं। 5-7 दिन के बाद ही पता है मुझे पता है, अभी तुझे बताना नहीं पड़ता है, पीछे लो आगे लो, तुम समझ जाते हो मुझे कहाँ जाना है। ये फिर बात वही है ना कि ग्रास्पिंग पावर भी आपका बहुत अच्छा था। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ये इनका टाइमिंग रुक गया है, तो इनका भी पीछे जाना होगा, तो वो अब उनको मुझे बताना नहीं पड़ता था, पीछे जाओ आगे जाओ, वो जैसे रुकते थे मुझे मालूम था अब ये आगे जाएंगे, अब ये पीछे जाएंगे। तो यहाँ से मतलब आपने जो वो एक बड़े कलाकार की जो असली वो थी वो पकड़ लिया आपने। जी हाँ, तो अब उनकी वजह से मैं सीख पाया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं। क्योंकि उनकी सोच में मुझे जाना पड़ रहा था ना, क्योंकि अगर वो पीछे क्यों जा रहे हैं तो मुझे वो एडिटिंग में वो क्या कर रहे हैं कि अभी उनको पीछे क्यों जाना है, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग उनकी मिस हो गई है और थोड़ा आगे लूज चल गए, शायद अभी पीछे जाएंगे, अब ये करेक्ट हो गया, अभी मार्क किया इन्होंने, अब ये आगे जाएंगे। तो जाहिर है इससे ज्यादा ट्रेनिंग और किसकी क्या हो सकती है। और क्या। अब इसके बाद की कोई और ऐसी फिल्म जो कि जिससे आपको लगता है कि बड़ी रिमार्केबल फिल्म है, जिससे कोई याद जुड़ी है आपकी? वो बाद में मैं, जैसे मैंने कहा ना कि बाद में 6 महीने के बाद मेरा एग्जाम हो गया, और कार्ड भी दे दिया मुझे, फिर भी मैं मंगेशकर जी के यहाँ ही काम करता था असिस्टेंट करके, जब कार्ड मिला था। जी जी।
तो फिर और मंगेशकर जी का जो एडिटिंग रूम था ना, बिल्कुल उसके सामने के दरवाजे में मामन गुरु साहब का एडिटिंग रूम था। वो भी बहुत बड़े एडिटर थे। दोनों का दरवाजे के सामने। और मंगेशकर जी मुझे बिठा के जाते, मैं सुबह आता था, कचरा वचरा मारता था, खुद ही साफ करता था कमरे को, और साफ करके रखता था। कभी मंगेश जी कभी शाम तक आते भी नहीं थे, क्योंकि उनका दूसरे कई लैब में उनका काम होगा ज्यादातर, तो वहीं रहते थे। कभी 2-2 दिन नहीं आते थे। तो वहां पर ना इंटरकॉम था, जो नीचे से अगर कोई प्रोड्यूसर को एडिटर से बात करनी है तो बोर्ड पे जाता था, और बोर्ड से अगर बोलता था कि भाई एडिटिंग रूम नंबर दे दो पहले माले वाला, तो यहाँ बेल बजती थी। अब मेरे पास तो कुछ काम नहीं, मैं खाली बैठा हूँ, तो मैं भाग के जाता था और फोन उठाता था, करेंगे ना, और मैं उठाता था, हाँ मैं एडिटर बोल रहा हूँ, कौन है? तो वामन गुरु जो है ना, वामन भोसले, वो दोनों ना सुनते थे। अच्छा, दोनों को भी पता कि ये लड़का है, ये दीनू का लड़का है, क्योंकि मेरे फादर तो वहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। उनका पल्ला तो उनसे रोज पड़ता था, क्योंकि साउंड प्रिंट करना, ये करना, वो करना, तो वो बिल्कुल दोस्त की तरह ही थे। तो बोलते थे यार ये दीनू का लड़का कमाल है, अभी अप्रेंटिसशिप से कार्ड नहीं मिला, तो बोलते एडिटर बोलता है। तो वो बड़े अम्यूज होते थे। जैसे बेल बजती थी ना, तो दोनों अंदर, देख अभी एडिटर आएगा, फोन उठाएगा। फिर एक दिन क्या हो गया, तो वहां पर ये वो फिल्म एडिट करते थे इनकी, नासिर हुसैन साहब की फिल्म, जिसमें गुरुदत्त साहब थे, और उनके साथ एक मेन एडिटर थे, मैं उनका नाम बताता हूँ। तो एक दिन क्या हो गया, उनका असिस्टेंट आया नहीं, और वो आए थे एडिट और कटिंग कर रहे थे। तो एडिटर क्या होता था, एडिटर टेबल पे कट करता है, वो आगे फिल्म छोड़ देता है, आगे असिस्टेंट को जाके उसको जॉइंट मारना होता है। तो वो आया नहीं था। अभी क्या करें, ये एडिटर काट तो देगा, लेकिन आगे जॉइंट नहीं मारेगा तब तक आगे नहीं जाएंगे, कोई टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वहां पे। तो इन्होंने देखा, अरे उसको बुलाओ एडिटर को यार, वैसे भी खाली बैठा रहता है। तो उन्होंने इकडे काय करतोय, म्हटलं नाही मंगेशकरजी आले नाही ना, इकडे बस, तिथे जॉइंट मार। हाँ, मैं मारता हूँ, क्योंकि मुझे तो काम ही चाहिए था, लेकिन मैं तो खाली बैठा था, और मैं तेजी से जॉइंट मारना शुरू कर दिया। वो बोले यार ये तो तू तो हमसे ज्यादा फास्ट है, हम यहाँ काटने से पहले तू उधर जॉइंट मार देता है। तो बाद में धीरे धीरे इतने ये हो गए कि, और मंगेश जी के पास अपने असिस्टेंट भी थे, और इन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, और मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया प्रॉपर एज एन असिस्टेंट। वामन गुरु जी। अब आ जाते हैं चंद्रा साहब, आपके मेन एडिटर जब आप बने तो कैसे बने? क्या कोई संजोग था, अकस्मात कोई ऐसी चीज हुई, या आपने कोई कोशिश की, और फिर वो फिल्म कौन सी थी? इसमें भी क्या है ना, जब तक मैं पास्ट में नहीं जाऊँ ना, तो वहां तक जा नहीं पाऊंगा। तो मैं बैठा ही हूँ आपको वहां ले जाने के लिए, आपको यादों के गलियारों में घुमाने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ, मैं गाइड हूँ आज आपका। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर हम लोग आते थे, और वो क्या था, वो जो एडिटिंग रूम की जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वगैरह, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी थिक, मतलब आज जितनी दीवारें होती है ना, उससे 3 गुना थिक दीवारें थी, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थी, उस वक्त बनती थी जैसे फिल्म सेंटर। हाँ, और उसका दरवाजा था एडिटिंग रूम का ना, वो इतने बड़े मोटे लोहे का था, मतलब ताकत लगा के खुलना पड़ता था, ताकत लगा के खींच के ताला लगाना पड़ता था, ऐसा। और एक बार हम लोग सुबह आते थे, एडिटिंग का वहीं चलता था, कभी खाना भी वहीं पर मंगवा लेते थे, और जब बाहर आते थे तो रात हो चुकी होती थी। मतलब सुबह अंदर चले गए, जब बाहर आए तो दुनिया बदल चुकी है, रात हो गई है, ऐसा हो जाता था, क्योंकि कुछ अंदर कुछ नहीं दिखाई देता नहीं था, चलता है, पूरा अंधेरा। तो हुआ क्या था कि मेरी माँ ने हम तीनों बच्चों को ना बचपन से हर साल, वो बिल्कुल मतलब मुफलिसी में होने के बावजूद उसने हमको हर साल ना कहीं बाहर लेके जाती थी, चाहे कर्जा ही निकाल ले, 2 बार लेके जाती थी, एक बड़ी छुट्टी पे, एक छोटी छुट्टी पे। तो हम तीनों को ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते थे बाहर, और कोई बोलता था अरे यार अगले हफ्ते यार राजस्थान में आउटडोर है, कोई बोलता था यार हमारा तो अभी ना इस पे है, अपना कश्मीर में 2 महीने के बाद शेड्यूल है। तो मैं हमेशा सोचता था यार ये प्रोड्यूसर कौन प्राणी है यार, ये सबको घुमाते रहता है, हम भी यही ज्वाइन कर ले, कम से कम थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया तो घूमने को मिलेगी फ्री में। तो मैंने सोचा यार इस अंधेरे से निकलो और असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, ताकि दुनिया घूमने को मिले। मैं डायरेक्टर बनने के लिए नहीं गया था, घूमने के लिए गए थे। मुझे लगा कि कोई किसी और के खर्चे पे मेरे को घूमने को मिलेगा, बिल्कुल सही, जहाँ वही नहीं जा सकता। तो फिर मेरे दिमाग में चलने लगा यार असिस्टेंट बनना चाहिए किसी का। उसी वक्त गुलजार साहब की मेरे अपने की एडिटिंग चल रही थी, और वामन भोसले गुरुदत्त उसके एडिटर थे, तो उनके भी असिस्टेंट आते थे। तो अब भी शेड्यूल में पता चला था कि उनके एक अप्रेंटिस था, उसको उन्होंने ना
निकाल दिया था कुछ दिनों पहले ही। डायरेक्शन में था। क्लैप मारने वाला लड़का। अच्छा। हाँ, एकदम लास्ट होता है ना जो क्लैप मारता है, क्लैपर बॉय, उसको निकाल दिया था। हुआ ये था कि वो शॉट था और उन्होंने सब रेडी हो गया और उन्होंने स्टार्ट साउंड कर दिया और क्लैप बोलने लगे तो क्लैपर बॉय ही नहीं है। तो सारे ढूंढने, बोले अरे छोड़ो उसको, क्लैप तो लेके आओ। तो बोला क्लैप भी नहीं है तो शॉट कैसे आगे जाएगा। तो सारे ढूंढने लगे प्रोडक्शन वाले। तो ये कैंटीन में ना एक जूनियर आर्टिस्ट लड़की के साथ बात कर रहा था और हाथ में क्लैप थे उसके। ये बात मेरे अपने की थी, परिचय की थी? मेरे अपने का ऑलरेडी आधे में एडिटिंग चल रही थी उसके और ये शूट भी चल रहा था। अच्छा। और मैं कभी कभी कंटिन्यूटी शीट्स लेने वो मोहन स्टूडियो में जाता था जहाँ सेट लगाता आता था, जहाँ पर मैंने मीना जी को पहले बार देखा, विनोद खन्ना साहब भी थे। तो आप वामन गुरु के यहाँ उस समय असिस्टेंट हुआ करते थे? और मेरे अपने की एडिटिंग में मैं शामिल थे। हाँ। तो फिर एक दिन मेरे को वामन साहब ने बोला, अच्छा वामन साहब रहते थे गोरेगांव में, मैं बिल्कुल नजदीक रहता था वर्ली पे। तो मुझे बोले अरे वो क्या चंदू कल जरा जल्दी आ जाना क्योंकि सुबह गुलजार साहब आएंगे और वो जो नई रील एडिट की हुई ना उनको सिर्फ देखनी है, तो तुम रील मोबाइल पे लगा के उनको रील दिखा देना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में तो घूम रहा था वो असिस्टेंट बनना है ताकि यहाँ से निकलूं, घूमू दुनिया। ऊपर ये भी पता चला था इन्होंने क्लैपर बॉय को निकाल दिया है। तो फिर मैंने रील लगाई और वो देख रहे थे रील। आधे पौने रील के बीच में मैंने जाकर के मोबाइल को रोक दिया। तूने मेरी तरफ देखा, इसको क्या हो गया? मैंने कहा सर आप जो अप्रेंटिस आपका नहीं है, आप मेरे को रख सकते हो क्या अपने पास असिस्टेंट? तो बोले यार ये कोई तरीका है पूछने का, रील तो दिखाओ। मतलब एक आदमी जब जुनूनी हो जाता है तो उसे ये नहीं समझ में आता, उसको टाइमिंग भी समझ में नहीं आती। अरे यार पूरा रील तो दिखाओ, लेकिन वो चल रहा है दिमाग में तो रह नहीं पाया, रोक दिया मैंने। तो बोले क्या है? बोले नहीं आप मेरे को असिस्टेंट रख लोगे क्या? बोले पहले रील तो दिखाओ। रील हो गई, इतने में फिर वामन साहब भी आ गए। तो बोलने लगे यार ये लड़का मुझे कह रहा है असिस्टेंट, और मैंने अभी मेरी फिल्म शुरू वाली है, लेकिन मामला अगर तू बोलता है तो मैं इसको लेके जाता हूँ। वामन साहब बोले उसका बढ़ना है तो बढ़ने दो आगे, दीनू साहब का लड़का है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी नई फिल्म शुरू होने वाली है परिचय, लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या है कि मेरे सारे असिस्टेंटों को शूटिंग हो या नहीं हो, सुबह 10:30 बजे ऑफिस टच करना पड़ता है और 6:30 बजे तक बैठना पड़ता है, चाहे काम हो या नहीं हो। अब मुझे चॉइस क्या करनी थी सर यहाँ पे जी कि एडिटिंग छोड़ दूं जिधर मैं 2000 रुपये कमाता था, या तो वहां पर अप्रेंटिस बनने जाऊं जहां मुझे उतने नहीं मिलेंगे। जब गया मैं तो मुझे 100 रुपए स्टाइपेंड पे रखा गया था। अरे बाप, 100 रुपए पर डे? नहीं पर महीने का। ओहो, महीने का 100 रुपए का स्टाइपेंड एज ए क्लॉपर बॉय। कहाँ 2000 रुपए महीना और कहाँ 100 रुपए? लेकिन मैं ये छोड़ के वहां चला गया उनके यहाँ क्लैपर बॉय बनने परिचय में। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा। एन चंद्रा से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का, संयोजन तेजश्री शेट्टे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।